गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं? प्रकाशिक यंत्र, ये प्रकाशिक यंत्र जो हैं ये वे यंत्र होते हैं जिनकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तु और दूरस्थ वस्तुओं को देखा जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। ये प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। ये प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र और आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र होते हैं जिनमें बनने वाला प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है, ठीक है, उनमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। और ये दो प्रकार के हैं, हमारा मानव नेत्र और दूसरा होता है फोटोग्राफिक कैमरा। ये वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र होते हैं। इनमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र ये भी दो प्रकार के हैं। एक होता है सूक्ष्मदर्शी जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, माइक्रोस्कोप। और दूसरा होता है दूरदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी, ये टेलीस्कोप, ठीक। अब माइक्रोस्कोप भी हैं, तो दो टाइप के माइक्रोस्कोप हैं आपके सिलेबस में। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये होता है सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त मतलब यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यौगिक वर्ड का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी दो लेंसों से मिलकर हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नहीं बना सकते। उनकी फोकस दूरियों का एक निश्चित अनुपात होता है, इसलिए इसको कंपाउंड कहा गया। यौगिक क्या होते? यौगिक जो है दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात यौगिक कहलाता है, कंपाउंड। और किसी भी अनुपात में मिला दे तो वो क्या होता है? वो मिक्सचर होता है, मिश्रण। तो यौगिक जो वर्ड है उसी से लिया गया कंपाउंड की इनकी फोकस दूरियों का अनुपात निश्चित होता, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं दूरदर्शी क्या होते हैं? जिनमें दूरस्थ वस्तुओं को देखकर अध्ययन किया जाता है। तो ये भी दो प्रकार के हैं। एक होता है अपवर्तक दूरदर्शी, ठीक है, अपवर्तक दूरदर्शी। और दूसरा जो दूरदर्शी होता है वो परावर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है या लेंस का प्रयोग किया जाता है। अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि परावर्तक दूरदर्शी में हम लेंस के स्थान पर दर्पण का प्रयोग करते हैं। अभिदर्शक के रूप में दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये दूरदर्शी, हम एक के बाद एक इन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है,
तो ध्यान देंगे सरल सूक्ष्मदर्शी कुछ और नहीं बल्कि एक अकेला उत्तल लेंस जो होता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। कम फोकस दूरी वाले एक अकेला उत्तल लेंस क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। तो ये अकेला एक उत्तल लेंस है। अब इसका सिद्धांत क्या है? तो हमें मालूम है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है और वस्तु की ओर ही बन जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरा ध्यान से समझेंगे क्योंकि प्रतिबिंब बनाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान देंगे यहां पर कि यहां पर ये फोकस है और ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। तो वस्तु यहां पर है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच ये वस्तु रखी है ए बी। ठीक, अब देखिए इसका फोकस यहां है तो यहां पर इसका फोकस कहां होगा? तो सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले तरीका यह है कि आप पहले प्रतिबिंब को बनाएं। तो एक प्रकाश किरण कैसी जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई एक प्रकाश किरण। ठीक, ये कहां से जाएगी? फोकस से। तो पहले फोकस ना बनाएं, पहले फोकस बनाने की जरूरत नहीं। एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और वो बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो देखिए ये वाली प्रकाश किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से होकर निकाल रहे हैं। ये देखिए ये वाली प्रकाश किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से होकर निकाल रहे हैं। ये प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है, और बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएगी। ये सीधे निकल गए। अब क्या करें? सबसे पहले आप इमेज बना लें। इसी प्रकाश इसी स्केल को आप ऊपर की तरफ खींचे और जहां पर आपको इमेज बनानी वहां तक इसको डॉटेड में बना दें। ये देखिए यहां पर मैंने इसको ऐसा डॉटेड में बना दिया। ठीक है, ये स्केल को मैंने ऐसा डॉटेड में बना दिया। ये प्रतिबिंब यहां तक आ गया। ठीक, अब आपको यहां प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहले वो प्रतिबिंब बना लें आप। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रतिबिंब जहां पे बन रहा है वो बना लें। अगर आप ऐसा बनाएंगे तो डायग्राम बहुत क्लियर बनेगा और आपको गलती भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर आपने पहले प्रतिबिंब बना लिया। मान लीजिए कि ये प्रतिबिंब आपने यहां पर बना लिया, ये प्रतिबिंब बन गया। अब यहां पर प्रतिबिंब बन गया। अब दूसरी प्रकाश किरण आपको बनाना है तो कुछ नहीं करना है आपको। आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पर स्केल को रखेंगे ऐसा। ठीक है, यहां पर स्केल को रखेंगे ऐसा, इस तरीके से आपने स्केल को रख दिया। अब यहां से देखिए ये जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई थी इसको आप यहां से सीधा निकाल दीजिए और इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ा दीजिए, ये बिना स्केल उठाए, ये इस तरीके। तो ऑटोमेटिक ये प्रतिबिंब यहां पर बन जाता है और ये प्रतिबिंब एक्चुअल में बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, डी पर बनता है। क्योंकि हम अपनी आंख को लेंस के बिल्कुल क्लोज मानते हैं। एक्चुअल में ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आंख से मापी जाती है, लेकिन अगर लेंस नेत्र के पास होता है तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ये प्रतिबिंब PQ, अंतिम प्रतिबिंब की जो दूरी है, हम D मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये प्रतिबिंब बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है? बीटा। ठीक, और अगर मैं लेंस को नेत्र से हटा दूं तो ये वस्तु मुझे दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये वस्तु डी के अंदर। हमें देखने के लिए वस्तु को कहां ले जाना पड़ेगा? डी पर ले जाना पड़ेगा, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ले जाना पड़ेगा। और वस्तु को जब हम यहां पर लेके आएंगे, इस तरीके से वस्तु यहां पर आ जाएगी। तो ये प्रतिबिंब जो है इसके द्वारा जो नेत्र पर दर्शन कोण बनेगा, ये वाला दर्शन कोण,
ये दर्शन कोण कितना है, अल्फा। और यहीं से हमें आवर्धन क्षमता निकालनी चाहिए। तो ध्यान देंगे कैसे आवर्धन क्षमता निकालती है। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? तो आवर्धन क्षमता का सूत्र है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, निर्मित दर्शन कोण, दर्शन कोण, और बटे में आता है स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन, निर्मित दर्शन कोण, दर्शन कोण इस तरीके से। मतलब m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है, बीटा, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है, जब वस्तु कहां है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, तो ये कितना है, अल्फा। अब देखिए चूंकि ये कोणीय आवर्धन है और अल्फा और बीटा के मान बहुत छोटे हैं, तो अल्फा की जगह में हम tan अल्फा और बीटा की जगह में tan बीटा लिख सकते हैं। यदि अल्फा और बीटा के मान अत्यंत अल्प हैं, अल्प हैं, तब अल्फा बराबर tan अल्फा तथा बीटा बराबर tan बीटा, ऐसा, ये tan बीटा। ठीक, तो हम वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, m बराबर बीटा की जगह हम tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan अल्फा, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम सबसे पहले परंतु tan बीटा का मान देखिए, तो देखिए एक्चुअल में tan बीटा का एंगल जो है PQ अपॉन OQ होना था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये त्रिभुज POQ ये समरूप है किसके, AOB के, AOB के। क्यों समरूप है, क्योंकि ये दोनों कोण 90-90 के हैं और ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, तो दोनों कोण बराबर, मतलब बीटा कोण जो है उसमें tan थीटा की वैल्यू PQ अपॉन OQ ना लेकर मैं tan बीटा की वैल्यू AB अपॉन OB ले सकता हूं। तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा AB अपॉन OB, ये, तथा tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा मतलब इसके द्वारा जो एंगल बना है, तो वस्तु की लंबाई तो उतनी है, इसी वस्तु को हमने यहां पर रखा है AB, तो ये हो जाएगा आपका AB और अपॉन में OB। तो कभी कभी लिखने में कंफ्यूजन होता है, OB ये वाला ना लिख के हमें लिखना है एक्चुअल में ये वाला, तो आप ये वाली दूरी को डायरेक्ट D लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, तो ये हो जाएगा D। इस तरीके से tan बीटा और tan अल्फा का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इनके मानों को हम कहां रख दें, समीकरण 1 में tan अल्फा तथा tan बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे तो कितना आ जाएगा, m इक्वल टू tan बीटा का मान क्या हो जाएगा, AB अपॉन OB अपॉन tan अल्फा का मान कितना है, AB अपॉन D। इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा AB अपॉन OB और ये पलट जाएगा तो D अपॉन AB, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमको मिलेगा D अपॉन OB। ठीक है, तो M का मान आ गया D अपॉन OB। अब इसके बाद हम क्या करें, उचित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग, उचित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग, परिपाटी का प्रयोग। तो जब हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे तो ध्यान देंगे यहां पर OB बराबर क्या लिखेंगे,
तो OB बराबर, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो OB है, ये वाला OB, ये वस्तु की दूरी है और इस तरफ है, इसलिए क्या आएगी, -u। तो यहां पर OB की जगह हम -u, ये वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। इसके बाद में D की जगह में हम क्या रख देंगे, -d। क्यों? क्योंकि ये दूरी भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या आएगी, -d। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। इन मानों को जब हम यहां पर रखेंगे, ये समीकरण 2 में, तो यहां पर लिखेंगे उपरोक्त मानों को, उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा, m बराबर आ जाएगा -d अपॉन -u। तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर m बराबर आ गया d अपॉन u। ठीक, अब इसके बाद इसकी 2 कंडीशन हमें देखनी पड़ती है। एक कंडीशन है जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, मतलब कहां, D पर। तो जब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनी, न्यूनतम दूरी पर बनी, दूरी पर बनी, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, सामान्य लेंस सूत्र, सामान्य लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v और -1/u। तो हम पूरे इक्वेशन में d का क्या कर दें, मल्टीप्लिकेशन, d से गुणा, ठीक है। तो जब हम d से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा d/f, ये हो जाएगा, देखिए अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d के बराबर, और इस तरफ बन रहा है इसलिए क्या आ जाएगा, -d, और यहां पर भी माइनस ये d होगा, ठीक है, और ये d/u, क्योंकि d का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, और v की जगह में भी क्या लिखा है, d लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, मतलब d पर बन रहा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, d। अब देखिए d से ये d कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा, और ये -u साइन कन्वेंशन से, तो ये कितना हो जाएगा, d/f इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, माइनस, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये d/u। इस 1 का ट्रांसफर कर दें हम यहां, तो हमें मिलता है d/u। अगर आप ध्यान से देखें तो d/u का मान कितना मिला, ये 1 यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + d/f, 1 + d/f। ये d/u क्या है, देखो d/u तो m है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m इक्वल टू हो गया 1 + d/f। ये तब की बात है, तब का आवर्धन है जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, d पर। अब इसका सेकंड केस ले लें, कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन सेकंड क्या कहती है, ये कहती है जब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, अनंत पर, अनंत पर बनेगा मतलब v का मान इंफिनिटी, और जब बस प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो u काय के बराबर होता है, f के बराबर होता है। तो यहां पर हम डायरेक्ट u के स्थान पर क्या रख देंगे, f रख देंगे। तो ये समीकरण मान के चले 3 है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, m बराबर d/f, ये आएगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितने भी प्रकाशिक यंत्र होते हैं जिनमें अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है, उनकी आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे f का मान कम होते जाएगा, आवर्धन बढ़ते चला जाएगा।
इसका मतलब इसलिए कम फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किया जाता है, कम फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग हम करते हैं। ठीक, तो ये हुआ आपका फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम। अगर आवर्धन बढ़ाना है तो फोकस दूरी को कम रहना पड़ेगा। तो कम फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर हमें आवर्धन लगातार बढ़ाना है तो क्या हम फोकस दूरी को कम करते जाएंगे? देखिए, अगर फोकस दूरी कम करते तो लेंस क्या हो जाता है, मोटा। और जब लेंस मोटा हो जाता है तो उसमें वर्ण विपतन, गोली विपतन आदि दोष आने लगते हैं। और यही कारण है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सीमित होती है, इसको बहुत अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो फिर क्या करें? तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सीमित होती है। आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 या 2 से अधिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है और उसको एक निश्चित संयोजन से जो हमें दूर मतलब सूक्ष्मदर्शी बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 या 2 से अधिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी तो हम 2 ही लेंसों का प्रयोग करेंगे, तो आगे देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक्चुअल में होता क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इस तरीके की स्थिति होती है कि ये 2 लेंस होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 ऐसी समाक्ष बेलनाकार नलियां होती हैं। इस नली के बाह्य सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है, इस नली के भी बाह्य सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है। इन दोनों नलियों को एक दूसरे के अंदर बाहर चलाया जा सकता है, दंड चक्री व्यवस्था या रैक पिनियन अरेंजमेंट कहलाता है। ये लेंस नेत्र की ओर होता है, इसलिए इसको कहते हैं नेत्रिका लेंस। ये नेत्रिका लेंस कहलाता है, लेंस। और ये लेंस वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ऐसा अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस का मुख्य व्यास और फोकस दूरी नेत्रिका के मुख्य व्यास और फोकस दूरी से कम होती है। नेत्रिका वाली नली में नेत्रिका के लंबवत मतलब सामने 2 क्रॉस वायर लगे होते हैं और इस अभिदृश्यक द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब इन्हीं क्रॉस तारों पर बनता है, जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां बन जाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाता है। तो इस तरीके से ये सूक्ष्मदर्शी, ये नेत्रिका लेंस होती है और ये अभिदृश्यक लेंस होता है। ठीक, अब ध्यान देंगे यहां पर कि ऐसा संयोग क्यों करती है। तो हमें मालूम है कि 2 या 2 से अधिक लेंसों को इस प्रकार रखा जाए कि उनकी मुख कक्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो इस प्रकार के संयोग को हम लेंस तंत्र कहते हैं। और लेंस तंत्र की विशेषता होती है कि परिणामी जो आवर्धन होता है वो इस लेंस के द्वारा आवर्धन और इस लेंस के द्वारा आवर्धन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, माने एमओ गुणित एमई, इस तरीके से। तो जब हम इसका आवर्धन और इसका आवर्धन का गुणा करेंगे तो आवर्धन क्षमता हमारे लिए क्या होगी, बढ़ के मिलेगी। तो इसलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इस तरीके का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आवर्धन बनता है। ध्यान देंगे, आवर्धन क्षमता कैसे निकालती। तो सबसे पहले है प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो प्रतिबिंब किस तरीके से बनाया जाता है, पहले प्रतिबिंब बनाने में हमेशा गलती होती है, उसको ध्यान से देखें और इस तरीके का ही उपयोग करें। सबसे पहले क्या करें, हमें मालूम कि अभिदृश्यक लेंस है तो इस लेंस का प्रतिबिंब यहां बनेगा, तो सबसे पहले वो प्रतिबिंब बना लें और प्रतिबिंब की ऊंचाई इस नेत्रिका लेंस की साइज में रखें। तो ये सबसे पहले ये प्रतिबिंब बना लिया आपने, ए डैश और बी डैश। अच्छा, ये बना कैसे होगा, तो कैसे बना होगा, देखिए एक प्रकाश किरण हमारी क्या हुई होगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर गई। ये देखिए, प्रकाशिक केंद्र से एक प्रकाश किरण को हमने सीधा बढ़ा दिया। ये प्रकाशिक केंद्र से होकर एक प्रकाश किरण जो है सीधी चली गई, ये ऐसे। ये प्रकाशिक केंद्र वाली किरण को सबसे पहले बना लें। फिर दूसरी प्रकाश किरण मुख कक्ष के समांतर आई होगी,
तो ध्यान रखेंगे दूसरी प्रकाश किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये देखिए एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके आइए ऐसा। पहले वस्तु मत बनाना, वस्तु बाद में बना, पहले प्रतिबिंब बना लेना। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और ये प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। ये दोनों प्रकाश किरणें यहां पर लाकर मिला दीजिए। ये देखिए मैंने यहां पर लाकर इसको मिला दिया। ये इस तरीके से ये प्रकाश किरण को यहां पर लाकर हमने मिला दिया ऐसा। ये बन गया प्रतिबिंब। अब ऑटोमेटिक आपको वस्तु यहां बनानी है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहां पर वस्तु को हम यहां पर बना देंगे। ठीक है, तो ये वस्तु को मैंने यहां पर बना दिया, ये वस्तु बन गई। ये देखिए ये वस्तु बाद में बनाना ए बी, और ये वाला बिंदु है ओ, अभिदृश्यक लेंस। ठीक, अब यहां पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्या करें आप, सबसे पहले आप ये प्रकाशिक केंद्र वाली किरण को पहले बना लें। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र वाली किरण को हमने पहले बना दिया। ये प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल जाएगी। ये प्रकाश किरण सीधी निकल गई ऐसे, ये सीधी निकल गई। अब एक अकेली प्रकाश किरण से प्रतिबिंब तो बनता नहीं। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितनी किरण चाहिए? 2 किरण लेना पड़ता है। तो ध्यान देंगे यहां पर, तो हमें दूसरी प्रकाश किरण भी लेनी है। तो हमने इस प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया। ये वाली प्रकाश किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया। ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अब ये कहां से जाएगी? फोकस से। हमें इसका फोकस नहीं पता, तो क्या करें? हम ये करते हैं कि सबसे पहले क्या करें, प्रतिबिंब बना लें। ध्यान देंगे, इस वाली किरण को सीधा बढ़ा दें हम यहां तक। ये देखिए इस वाली किरण को पहले सीधा आप यहां तक बढ़ा दीजिए डॉटेड में, ये ऐसा। और जहां प्रतिबिंब बनाना है वहां पहले प्रतिबिंब बना लीजिए, फिर बाद में दूसरी किरण बनाना, तो डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमने यहां पर प्रतिबिंब बना लिया और ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। ठीक, ये प्रतिबिंब बन गया PQ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब हमें दूसरी किरण बनाना है। ये प्रकाश किरण एक अकेली तो निकल गई। अब दूसरी प्रकाश किरण बनाने के लिए क्या तरीका है? आप इस स्केल को यहां पर प्रतिबिंब के साथ रखेंगे, ये इस तरीके से ऐसा। ठीक, और थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ये देखिए हमने प्रकाश किरण को, मतलब स्केल को ये ऐसा रखा, ये, और ये प्रकाश किरण को आप सीधी बढ़ा दीजिए ऐसी। मतलब ये किरण मुख्य अक्ष की समांतर गई और यहां फोकस से गई। तो अब हम पीछे की ओर बढ़ाएं इसको, तो पीछे की ओर आप इसको बढ़ा दीजिए ऐसा। ये तो ये दोनों प्रकाश किरणें जो हैं कहां पर मिलेंगी? इस बिंदु P पर मिलेंगी, और यहां पर ये। तो देखिए ये जब हमारी आंख में प्रवेश करेंगी, ठीक है, तो हमारे लिए वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब यहां पर। अब अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तो ये कितना है? बीटा। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर ये कुछ नहीं होता और वस्तु को उठाकर हम यहां रख देते, यहां पर, क्योंकि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो जब वस्तु को हम यहां पर रखेंगे तो इसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण जो है वो कितना होगा? तो ये होगा अल्फा। ये वस्तु को यहां रख दिया। ठीक, तो इस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण करना। कभी भी डायग्राम
गलत नहीं बनेगा, सही बनेगा। ठीक, अब हम आवर्धन क्षमता पर आते हैं। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण मतलब बीटा, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है? अल्फा। यदि अल्फा और बीटा के मान अत्यंत अल्प हैं, तब अल्फा बराबर टेन अल्फा तथा बीटा बराबर टेन बीटा, बीटा बराबर टेन बीटा। ठीक, मान रख देंगे। तब m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, अब हमें इनके मान निकालना। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेन बीटा। तो टेन बीटा, यहां पर फिर वही स्थिति कि टेन बीटा जो एंगल बना वो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इसको ई नाम दे दिया, तो अगर ध्यान से देखें तो पी ई क्यू ये वाला एंगल, पी ई क्यू ये वाला एंगल और ए डैश ई बी डैश एंगल दोनों बराबर। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लंब बटे आधार रखें या ये वाला लंब बटे आधार रखें, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे? समरूप त्रिभुज। तो टेन बीटा में हम कौन सा रखेंगे? ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। यहां पर रखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश तथा टेन अल्फा। तो टेन अल्फा में टेन अल्फा बराबर क्या है? तो अल्फा एंगल ये इसके द्वारा बना, ये क्या है? ये तो वस्तु है ए बी। तो ए बी परपेंडिकुलर ए बी और बेस है ये ई बी, लेकिन गलती हो जाती कि ई बी ये वाला लेने लगती, इसलिए इसको क्या ले? डायरेक्ट डी, ए बी अपॉन डी, ये वाली दूरी ले लो ई बी। ये वाला ई बी नहीं है, ये वाला ई बी, इसलिए इसको ई बी ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख लो? डी लिख लो। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी, ऐसा। ठीक, अब देखिए टेन बीटा तथा टेन अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, क्या आ जाएगा? m बराबर टेन बीटा का मान है ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश अपॉन टेन अल्फा का मान है ए बी अपॉन डी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, और ये पलट जाएगा तो डी अपॉन ए बी। अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये क्या है? ये लंबाई, और ये भी क्या है? लंबाई, वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई, ये दूरी और ये भी दूरी। तो दूरी को एक तरफ लिख लें और लंबाई को एक तरफ, मतलब ऐसा कर लें ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ऐसा कर दें, इंटू डी अपॉन ई बी डैश, ऐसा। तो ये दोनों दूरियां हैं और ये दोनों लंबाई। ये हो गया आपका m का मान, m इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन ई बी डैश। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करें? परंतु त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश तथा त्रिभुज, या डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये किसके समरूप है? ये समरूप है त्रिभुज ए ओ बी के। कैसे? देखिए ये कोण कैसा है? शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, और ये 90 का है और ये भी कितने का है? 90 का। तो ए डैश ओ बी डैश ये वाला त्रिभुज और ए ओ बी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। यदि त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक। तो अनुपातिक होंगी तो क्या करें? इसका लंब लिखें ए डैश बी डैश और इसका लंब ए बी,
फिर इसका लंब अगर पहले लिया तो इसका आधार पहले लेंगे, तो इसका आधार कितना होगा OB डैश, और इसका आधार कितना होगा OB। तो ये वाला मान A डैश B डैश अपॉन AB का मान हम ये वाला यहां पर रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे A डैश B डैश अपॉन AB का मान समीकरण 2 में रखते इसमें। तो m बराबर क्या हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB की जगह में हमने रख दिया OB डैश अपॉन OB इंटू D अपॉन EB डैश। ये आ गया, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 3। अब क्या करें, इसके बाद उचित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग, उचित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग, परिपाटी का प्रयोग। ठीक, तो OB डैश देखिए OB डैश क्या है। ठीक है, OB डैश अपन देखते हैं, ये देखिए OB डैश यहां से यहां, तो देखिए ये वाली दिशा जो है आपतित किरण की दिशा, तो धनात्मक आएगा, और यहां से यहां तक क्या है, इसका प्रतिबिंब है, अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। तो ये दूरी जो है वो VO हो जाएगी, तो ये आएगी VO। अभिदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, इसके बाद OB क्या है, देखो O से लगाकर B तक आपतित किरण के विपरीत आ रहे हैं, तो माइनस आएगा, और ये क्या है वस्तु, किसके लिए वस्तु है, इस वाले अभिदृश्यक लेंस के लिए। तो ये हो जाएगा UO, और सामने क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि अभिदृश्यक लेंस के द्वारा ये वस्तु की दूरी। ठीक, अच्छा EB डैश, E से लगाकर B डैश, तो ये भी वस्तु है लेकिन नेत्रिका के लिए, तो इसको लिखेंगे हम माइनस में, और UE। ठीक है, UE, तो यहां पर लिख देंगे हम EB डैश इक्वल टू माइनस UE। क्या है ये, नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी वस्तु की दूरी, नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। ठीक, और इसके बाद D की जगह में हम क्या ले लेंगे -D। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब इन सारे मानों को हम कहां रख दें, समीकरण 3 में। उपरोक्त मानों को समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए m बराबर OB डैश कितना है VO अपॉन माइनस UO इंटू माइनस UE अपॉन, सॉरी D है पहले, ऊपर D है माइनस में, और नीचे क्या है EB डैश, तो EB डैश की वैल्यू कितनी है -UE। 3 माइनस है, 2 माइनस प्लस होंगे तो क्या है, 1 माइनस रहेगा, तो VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। ये आ गया। अब हमें 2 केस लेने पड़ते हैं। पहला केस हमें लेना पड़ता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो केस फर्स्ट हम लेते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है D पर बनी, मतलब VE बराबर कितना लेना -D। VE क्यों, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से बन रहा है, इसलिए VE। ठीक, तो तब नेत्रिका के लिए
सामान्य लेंस सूत्र, सामान्य लेंस सूत्र क्या होता है नेत्रिका के लिए 1/Fe 1/VE माइनस 1/UE। ठीक, उचित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर ले, उचित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/Fe प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती, 1/VE, VE की वैल्यू कितनी माइनस दी, और -1/-UE। ठीक, क्योंकि वस्तु की दूरी कहां है, इस तरफ है वस्तु, मतलब नेगेटिव में आएगी। क्या हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो 1/Fe इक्वल टू -1/D प्लस 1/UE। ठीक, हम D से पूरे इक्वेशन में गुणा कर दें, D से गुणा, तो जैसे ही हम D से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा D/Fe इक्वल टू, यहां D से D कैंसिल होकर -1 और प्लस D/UE ये आएगा। इस 1 का पक्षांतर कर देंगे यहां, तो हमारे पास आ गया D/UE बराबर 1 प्लस D/Fe। ये आ गया किसका मान, D/UE का मान। किसका मान, D/UE। ये देखिए D/UE है, तो अब हम इसको समीकरण 4 दे देंगे और इस मान को कहां रख देंगे, समीकरण 4। तो ध्यान देंगे D/UE का मान समीकरण 4 में तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा -VO/UO, ठीक, इंटू D/UE। D/UE की जगह हम रख देंगे 1 प्लस D/Fe, ऐसा। तो m इक्वल टू -VO/UO और 1 प्लस D/Fe। इस तरीके से जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माने D पर बनता है तो उस कंडीशन में आवर्धन क्षमता ये होती है। अब यहां पर एक चीज और पूछता है, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई। तो किस तरीके से नली की लंबाई, देखिए नली की लंबाई होती क्या है, नली की लंबाई होती है अभिदृश्यक लेंस से नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी, यहां से लगाकर यहां तक की दूरी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, VO, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी, UE। ये वस्तु यहां पर नेत्रिका की वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगी, UE। तो नली की लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी, नली की लंबाई हो जाएगी LD। ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी VO और प्लस UE, ये नली की लंबाई, ध्यान रखें। इसके बाद सेकंड केस सेकंड क्या कहता है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बनेगा, मतलब अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका E से बन रहा है, आई पीस से, तो ये कहां बन रहा है, अनंत पर। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो UE जो है वो काय के बराबर होगी, Fe के बराबर, क्योंकि वस्तु जब फोकस पर होती तभी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो UE की जगह कितना रख दें, Fe रख दें। तो समीकरण 4 में, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, m इंफिनिटी मतलब अनंत पर कितना हो जाएगा, -VO/UO इंटू D/UE। तो D/UE और UE का मान कितना, Fe। इस तरीके से इसमें भी नली की लंबाई कितनी होगी, तो नली की लंबाई कितनी होगी, L इंफिनिटी। तो देखिए ये VO तो रहेगा और वो जो दूरी है वो किसके बराबर हो गई, फोकस दूरी के बराबर, माने UE का मान कितना हो गया, Fe। तो यहां पर रख देंगे Fe, ये नली की लंबाई। तो इस तरीके से सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है निकल के आ गई, इस तरीके से। ठीक, ये पूरा ऐसा, ये कंप्लीट। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना,
कई बार वो पूछता है कि अधिकतम आवर्धन की शर्त क्या है। तो देखिए, आवर्धन क्षमता के हमारे पास दो सूत्र आते हैं। एम डी जो आता है वो आता है माइनस वीओ अपॉन यूओ और 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये वाला नहीं, ये वाला कहां, ये वाला वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये वाला सूत्र। और एम इंफिनिटी जो है वो आया माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन एफ, लास्ट वाला। ये दो फार्मूले। अब इसमें अगर आवर्धन क्षमता को हमें बढ़ाना है तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ये तो दिख ही रहा है कि एफ का मान कम होगा तो एम बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि यहां पर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन यहां पर वो चीज छुपी हुई है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी भी कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आवर्धन को आपको बढ़ाना है तो यूओ को क्या करना पड़ेगा, कम। और यूओ माने अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, ये तभी कम होगी जब एफओ कम होगा। क्योंकि अगर ज्यादा कम करेंगे तो ये वस्तु फोकस के अंदर आ जाएगी, तो उसका प्रतिबिंब तो इसी तरफ बनने लगेगा, तो फिर ये तो बनेगा ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुने, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा एफओ कम होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर यहां पर एफओ तो दिख ही नहीं रहा, कुछ छुपा हुआ है। एफओ जितना कम से कम रखोगे तब तो आप यूओ को कम कर पाओगे, क्योंकि यूओ अगर हम अपनी मर्जी से कम करते हैं तो वस्तु अगर फोकस के अंदर हो जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, उसी तरफ बन जाएगा। अपन ने सरल सूक्ष्मदर्शी में देखा कि वस्तु अगर फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब तो उसी तरफ बनता है। इसका मतलब एफओ जितनी कम से कम रहेगी तभी तो आप यूओ को कम कर पाओगे। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी भी कम होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका से कम होती है और नेत्रिका की ज्यादा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा सिस्टम से पूरा एक वन वर्ड में करेंगे तो आपको नंबर भी मिलेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे दूरदर्शी, तो खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। तो ये अगली क्लास में। थैंक यू।